Student in Oli School, Kite Campus, subject Biology, Class 10, Chapter number 1, Gases Exchange, Lecture number 3। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैसेज वे ऑफ एयर। तो उसमें हमने पैसेज वे ऑफ एयर में हमने ये देखा था कि किस तरह एयर जो है वो हमारी बॉडी में आती है और हमारी बॉडी में ब्लड के साथ गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वो हम लंग्स तक पहुँचे थे कि लंग्स में जो है वो जब एयर आ जाती है तो वहाँ पे किस तरह गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। तो ये आज हमने देखना है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था एयर पैसेज, उसमें हमने देखा था कि जो ब्रोंक्यूल्स थी वो एल्वियोलर डक्ट्स में आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ऑल alveoli on one side constitute a lung. There is a pair of lung in the thoracic cavity. The chest wall is made up of 12 pair of ribs and the rib muscle called intercostal muscles. बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में, व्हाट आर इंटरकोस्टल मसल। द रिब मसल इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। मीन्स कि जो हमारी पसलियाँ हैं उनके जो मसल हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. लंग्स के नीचे एक डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर हम आए तो द लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर। यहाँ पे बेटाम आ जाते हैं। The lung is slightly smaller and has two lobes, and the right lung is bigger with 3 lobes. ये भी याद रखना है, जो हमारे पास राइट लंग होता है वो थोड़ा सा साइज में लार्ज होता है। They are spongy and elastic organ. The lungs also have blood vessels that are the branches of the pulmonary artery and vein. Each lung is enclosed by 2 membranes called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane. The membranes enclose a fluid which provides lubrication for the free expanding and contracting of the lungs. तो ये जो एल्वेलाई डक्ट्स होती हैं ये लंग्स में आ जाती हैं। लंग्स में जो है ये गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पे ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है, तो ये वाला ब्लड दोबारा हार्ट की तरफ भेज दिया जाता है। और यहाँ पे इसमें लंग्स का स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। ये दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि हमारे पास 2 लंग्स हैं। जो राइट लंग्स है वो थोड़ा सा साइज़ में लार्ज होता है, उसमें 3 लोब्स होते हैं। लेफ़्ट वाले में 2 लोब्स होते हैं। ये भी MCQs भी आ सकता है। उसके बाद लंग्स में जो है ब्लड वेसल होती हैं, जो किसकी ब्रांचेस होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी या वेंस की। हर लंग्स के अंदर जो एक लंग्स को जो है वो डबल मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया होता है, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था हमारे पास लंग्स का स्ट्रक्चर। ये आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मीन्स कि हम सांस जो है वो किस तरह लेते हैं। The physical movements associated with the gaseous exchange are called breathing. There are 2 phases of breathing, inhalation and exhalation. बेटा सांस लेने की जो मैकेनिज्म है इसमें 2 हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। 2 प्रोसेस हैं, इन्हीलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हीलेशन किसी चीज़ का बॉडी के अंदर लेके जाना, इनहेल करना, और एक्सहेलेशन किसी चीज़ का बॉडी से बाहर निकालना। तो ये किस तरह हम करते हैं। सबसे पहले जो इन्हीलेशन है इसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज। इसमें रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठती हैं। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायाफ्राम
कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोअर्ड, और इसी सेम टाइम हमारी रिब्स के नीचे एक डायाफ्राम जो स्ट्रक्चर है वो लोअर की नीचे की तरफ चला जाता है। दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थ्रेसिक कैविटी। जब इस तरह की मूवमेंट्स होती है तो हमारे जो सीने का एरिया है, जो थ्रेसिक कैविटी है, उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स, जिसकी वजह से जो लंग्स है उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीज, द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेड इन द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ साइड। तो इस तरह बाहर से जो आने वाली हवा है वो लंग्स में एंटर हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास एक्सपायरेशन और एक्सलेशन। आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट द इन एक्सलेशन। जब गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है तो जो हमारे पास ये एक्सपायर्ड एयर है ये बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है एक्सलेशन के थ्रू। अब इसमें होता क्या है, सेम जो ऊपर प्रोसेस हुआ है बेटा कि दोबारा सुनिएगा, इंस्पायरेशन में जो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो थ्रेसिक कैविटी का जो एरिया था वो इंक्रीज़ हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रिब मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे और थ्रेसिक कैविटी जो है वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो ये देखें, द रिब मसल रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ऊपर क्या हुआ था, जो डायाफ्राम था वो लो हुआ था, यहाँ पे डायाफ्राम जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो दोबारा रेज हो जाएगा। द डायाफ्राम मसल आल्सो relax and it gets raised dome shape. This reduce the space in chest cavity and increase the pressure on lungs. The lungs contract and the air is expelled out of them. Humans breathe, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ भी आ सकता है। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 times per minute in normal circumstances at the rest। आप नॉर्मल हालात में 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं, ये MCQ भी आ सकता है। The rate of breathing is controlled by a respiratory center in the brain. The respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide in the blood. बेटा जो हमारी ब्रीथिंग का रेट कंट्रोल कर रहा है वो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो ब्रेन में वो कंट्रोल कर रहा है, और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिहाज से। जैसे ही हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये ब्रीथिंग का रेट तेज़ हो जाता है। जिस तरह की यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई है, when we do exercise at some hard job, our muscle cell carry out cellular respiration at a greater rate. It results in the production of more carbon dioxide which release in the blood. जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई हार्ड काम कर रहे हो तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। आपने देखा है इस सूरत में हमारी ब्रीथिंग का रेट भी डबल हो जाता है। जब आप भाग रहे हो तो हमारी जो सांस लेने का जो रेट है वो डबल हो जाता है। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। The respiratory center send message to the rib muscle and diaphragm to increase the rate of breathing so that excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of body. During exercise or other hard physical work, the breathing rate may increase up to 30 to 40 times per minute. क्योंकि जब हम कोई फिज़िकली एक्टिविटी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो बेटा एनर्जी कैसे आएगी? सेलुलर रेस्पिरेशन से। सेलुलर रेस्पिरेशन जब होगी तो बॉडी में एनर्जी तो पैदा होगी, लेकिन साथ साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो ब्रेन की तरफ मैसेज आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बॉडी में इंक्रीज़ हो गई है, इसको बाहर निकालना है। ब्रेन क्या करेगा? फिर मैसेज देगा कि ब्रीथिंग का रेट तेज़ कर दे। ब्रीथिंग का रेट तेज़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। इस तरह इस कंडीशन में ब्रीथिंग का रेट नॉर्मल हालात से डबल हो जाता है। अब ये फिगर में ये दिखाया भी गया है, ये
एयर मूव्स इन रिब्स आर रेज, ये जो हमने डिस्कस किया है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जब हवा बॉडी के अंदर दाखिल हो रही है तो जो रिब्स है वो रेज हो रही हैं, ये नीचे डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब यही इधर देखें इस डायग्राम में, जब एयर जो है वो बॉडी से बाहर जा रही है तो रिब्स जो है वो बैक अपनी पोजीशन पर आ गई हैं, ये जो है वो डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है, ये नीचे आए बेटा। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं। अमाउंट जो इंस्पायर्ड एयर है और एक्सपायर्ड एयर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ से MCQs भी आ सकते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, पहला जो टेबल में पॉइंट है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें इंस्पायर्ड एयर जो है उसमें ऑक्सीजन कितनी है 21%, जो एक्सपायर्ड है इसमें कितनी है 16%। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें इंस्पायर्ड एयर में 0.04% है, एक्सपायर्ड में जो है वो 4% है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, बेटा नाइट्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, ये जैसे आती है वैसे ही बाहर चली जाती है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक फॉर्म में, ना इसको प्लांट यूज़ कर सकते हैं। 79% आती है, 79% ही बाहर चली जाती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वेरिएबल और इसमें जो है वो सैचुरेटेड। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल वेरिएबल ऑलमोस्ट नन, जब जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल नन नहीं होते। लास्ट है टेम्परेचर, जो इंस्पायर्ड एयर है उसमें वेरिएबल है और जो हमारे पास एक्सपायर्ड एयर है उसमें ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी। तो ये था हमारा जो टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके साथ हमने आज लंग्स भी डिस्कस किया, इससे पहले हमने एयर पैसेज भी डिस्कस किया। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 3।